मायूस मत होना साथी, मायूस मत होना साथी, जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना साथी, जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। नमस्कार साथियों, टारगेट विद रचित संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रचित सर आप सभी भावी अध्यापकों का इस तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जहां भी होंगे जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे स्वास्थ्य और मनोयोग के साथ सुचारू रूप से क्रियान्वित कर रहे होंगे। क्योंकि आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग की एक श्रृंखला चल रही है जिसको हम लोगों ने एक नाम दिया हुआ है शिक्षक श्रृंखला, अध्यापक श्रृंखला जो चल रही है। इस अध्यापक श्रृंखला के क्रम में हम लोगों ने 7 सीरीज में हमने मैथ्स के प्रैक्टिस सेशन को सॉल्व किया और अब हम लोग हिंदी की श्रृंखला को लेकर अनवरत रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहते हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि आज के वर्तमान परिदृश्य में कैसी कैसी विषम परिस्थितियां आ रही है। गर्मी का कितना, देखो प्रकृति का भी कहर हमारे ऊपर है। देखो इधर से एग्जाम का प्रेशर है और उधर से प्रकृति का कहर है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे में स्वास्थ्य को सही रखना हमारी परम जिम्मेदारी होती है और स्वास्थ्य को सही रखते हुए हमें एक सही दिशा में अपनी पढ़ाई को क्रियान्वित करना है। अगर हमारी दिशा भटक गई तो दशा भी भटक जाती है साथियों। अगर दिशा अच्छी है तो साथियों सबसे पहले हमारा मार्गदर्शन सही होना चाहिए। तो मैं साथियों आपसे बड़े भाई होने के नाते मैं आपका मार्गदर्शन करता हूं कि आप सभी अच्छे स्वास्थ्य के साथ आप सभी पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। क्योंकि अगर स्वस्थ है, स्वस्थ शरीर है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा और मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो स्वस्थ विचार ही हमारे अंदर प्रवेश करेंगे। तो हम लोग पिछली श्रृंखला में सीटेट जुलाई 2024 को जो 7 जुलाई को परीक्षा आयोजित हो रही है उन सब परीक्षाओं को लेकर हम लोग कार्यरत हैं। आपने देखा होगा कि इस वर्तमान प्रदर्शन में राजनीति के एक अगर पलड़े को हम लोग अगर देखें तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावी हो रहा है। देखो कल अगर बात करें 18 तारीख को यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ, जो कि क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा उसको पोस्टपोन कर दिया गया था, उसको कैंसिल कर दिया गया। देखो आए दिन एग्जाम हो रहे हैं और परीक्षाएं निरस्त हो रही, कहीं ना कहीं हमारी जो प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है, इस पर कहीं ना कहीं सरकार का बहुत ही अहम रोल नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को इसके लिए बड़ा एक संघर्ष की आवश्यकता है और अपने मनोबल को टूटने नहीं देना है। क्योंकि मनोबल अगर टूट गया साथियों तो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो हमें साथियों मजबूत रहना है और पूरी मजबूती के साथ, पूरी निष्ठा, पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ में पूरे कार्य को करना है। जीवन में साथियों ऐसे बहुत सारे समय आते हैं जब हम देखते हैं जैसे हमारे पास बहुत सारे बहाने होते हैं। आज गर्मी बहुत है, हम देखते हैं कक्षा में पढ़ने वाले सभी व्यक्ति बाहर पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बच्चा आराम से कॉर्नर में पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, तो साथियों सफल होने कहीं वो बच्चा आप लोगों की अपेक्षा बहुत ज्यादा आगे निकलने वाला है। तो साथियों हमें किसी भी बहाने की जरूरत नहीं करनी है, क्योंकि बहाना हमारा वह शत्रु होता है जो हमारे साथ को रहता है, बशर्ते हमारी थाली में ही छेद करता है। तो हमें बहाने रूपी शत्रु को क्या करना है, एक किनारे रख देना है और हमें अपने समय का सही सदुपयोग करना है। साथियों सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है। तो आज की श्रृंखला की शुरुआत करेंगे, हम लोग बात करें सीटेट जुलाई 2024 को लेकर और सीटेट जुलाई 2024 की श्रृंखला में हम लोगों ने आज हिंदी विषय को रखा हुआ है। आप लोग देखते होंगे, आपके मन में विचार आता होगा पेपर सर पे है तो क्या क्या पढ़ा जाए। साथियों बिल्कुल कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए क्योंकि हम आपके साथ हैं। और सबसे बड़ी बात होती है क्या पढ़ें और इससे बेटर होता है हम क्या ना पढ़ें। क्योंकि जीवन में हमेशा अगर हमने यह सोच लिया कि हमें क्या नहीं करना है, अगर हमने साथियों यह सोच लिया हमें क्या नहीं करना है, तो आप मान के चलिएगा आप बिल्कुल और बिल्कुल सफलता के सही दो राह पर चल रहे हैं। तो साथियों सबसे पहले हमें बात होनी चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। तो आप बिल्कुल फैक्चुअल डाटा की अगर बात करें, देखो जो सीटेट का एग्जाम होता है साथियों 2 टाइप से पूछा जाता है, जिसमें शिक्षण का पोर्शन होता है और शिक्षण के पोर्शन के साथ साथ हमारा फैक्चुअल डाटा का पोर्शन होता है। शिक्षण के पोर्शन को लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं आज, और पीछे की श्रृंखला में हमने शिक्षण को लेकर बात किया हुआ था। अगली क्लास में हम नाम चौमास्की को पढ़ेंगे, अर्थात चौमास्की का जो भाषा विकास का प्रिंसिपल है उसको हम लोग जानेंगे। यहाँ पर जो साथियों हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात बता दें कि आपको पैसे जाता है, आपको सीटेट की परीक्षा में पैसे जाते हैं, पैसे के साथ साथ शिक्षण आता है। आपको ग्रामर को पढ़ने की कोई जितनी भी ग्रामर अगर थोड़ी बहुत आएगी भी तो साथियों मैं आपसे वादा करता हूं कि हम उस ग्रामर को पूरा कराएंगे आपके साथ। तो सभी लोग बिल्कुल निश्चित तरीके से बिल्कुल फ्री होकर कापी और कलम लेकर हमारी आज इस क्लास का आनंद लीजिएगा और वीडियो के अंत में बताइएगा कि आज की क्लास आपको साथियों कैसे लेकर वास्तविकता अगर आपकी क्लास जबरदस्त जिंदाबाद और बिल्कुल जोश भरी लगे तो साथियों इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, आपने हमारे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका स्नेह अगर मिलता रहेगा तो हमारा चैनल भी आगे प्रमोट होता रहेगा। तो आप सभी लोगों के साथ हैं हम, और आप भी हमारे साथ हो जाइए और फिर देखिए एक और एक मिलकर हम लोग कैसे 11 बनाते हैं। साथियों कहा जाता है एकता में शक्ति होती है। अगर शिक्षक और अध्यापक एक अगर पद पर, एक अगर स्थल पर आ जाए, एक अगर स्थल पर आए, तो दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो शिक्षकों
शिक्षकों को या छात्रों को उनके लक्ष्य से भटका सके। आइएगा आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पैसेज की बात करेंगे और फिर शिक्षण को बात करेंगे, क्योंकि क्या होता है साथियों, जब सीटेट का पेपर होता है उसमें पैसेज आता है तो साथियों हिंदी में गद्यांश का जो पैसेज होता है साथियों हम लोग पढ़ के थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन जब पद्यांश का पैसेज होता है जहां पर हमें कविता की 4 लाइनें दो चार लाइनें दे दी जाती हैं, 8 लाइनें, और वहां से हमें प्रश्नों का उत्तर निकालना होता है, तो हमें वहां पर बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन को फेस करना होता है। तो साथियों बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है, हम आपके लिए आज ऐसी रामबाण युक्ति लेकर आए हुए हैं जिसे आप पढ़ेंगे और देखेंगे और समझेंगे और फिर आप कहेंगे वास्तविकता वाह सर मजा आ गया। आइएगा आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के किए हुए। क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमें एक पद्यांश दिया गया है साथियों, उस पद्यांश को पढ़ना है और उसी के आधार पर हमें उत्तर देना है। पद्यांश साथियों क्या है आप उसको देखिएगा, सभी लोग आपके सामने बोर्ड पर है, हम आपको पढ़कर बता रहे हैं और उसको देखिएगा। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रब की किरणें चांदी की सी उजली जाली, फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रब की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तो साथियों यह एक हमें पैसेज दिया गया और इस पैसेज के आगे कुछ हमें 4 प्रश्नों की एक श्रृंखला दी गई है। कविता में मुख्यतः किसका वर्णन किया गया है, हरित रुधिर का प्रयोग किसके लिए किया गया है, आकाश कैसा है और मखमल सी कोमल हरियाली में प्रयुक्त अलंकार क्या है। आपने यहाँ पर साथियों देखा कि व्याकरण के पोर्शन को भी थोड़ा बहुत समाहित किया जाता है, तो साथियों हमें करना क्या है, हमें इस व्याकरण के पोर्शन को भी सॉल्व करना है, किसी भी प्रकार से किसी भी उद्देश्य में विचलित नहीं होना है। अगर आप विचलित हो गए, डगमगा गए तो समझिएगा स्थिति यहाँ पर खतरनाक हो जाएगी। तो साथियों आज के सेशन को हम लोग बहुत ही अच्छे के साथ पढ़ेंगे और देखिएगा कि यहाँ की श्रृंखला में हम लोग कितने प्रश्नों को सही करने वाले हैं और कितने प्रश्नों को अच्छे से समझ सकते हैं। देखिएगा ये पैसेज की अगर बात करें तो यह जो पंक्तियां हैं कहां से ली गई हैं, तो हम आपको बता दें साथियों यह जो पंक्तियां हैं, यह पंक्तियां एक कवि हैं जिनका नाम है सुमित्रानंदन पंत। क्या नाम है साथियों, सुमित्रानंदन पंत है। सुमित्रानंदन पंत के बारे में याद रखिएगा। अगर पूछा जाए प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, या हालांकि सीटेट में यह प्रश्न नहीं मिलेगा लेकिन यूपीटेट में इन प्रश्नों की श्रृंखला क्या होती है, अधिकतर रहती है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम से किसको जाना जाता है साथियों, सुमित्रानंदन पंत को जाना जाता है। सुमित्रानंदन पंत की साथियों एक रचना है जिसका नाम है ग्रामश्री। जिसका नाम क्या है, ग्रामश्री रचना है और ग्रामश्री में ही इन्होंने यह पंक्तियां कही है, फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रब की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तो इन पंक्तियों के बारे में बात करें, आपने देखा होगा अगर आप गांव में रहते होंगे, गांव में बिलोंग करते होंगे तो उस गांव की श्रृंखला में अगर आप गांव में रहते हैं तब तो आपने गांव के परिदृश्य, गांव की भूमिका को देखा होगा। इन केस अगर आप गांव में नहीं भी रहते फिर भी आपने रेल या बस में यात्रा करते समय आपने गांव की नैसर्गिक सुंदरता का वर्णन किया होगा। उसमें लग रहा है फैली खेतों में दूर तलक, ऐसा लग रहा है दूर दूर तलक खेतों में क्या फैला हुआ, मखमल सी कोमल हरियाली, हरे रंग की मखमल सी चादर बिछी हुई है, लिपटी जिसमें रब की किरणें, और जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं तो ऐसा मानो प्रतीत होता है चांदी की सी उजली जाली की किसी ने चांदी जैसा स्वरूपी जाल को बिछा रखा है। तिनकों के हरे हरे तन पर, हरी हरे घास के तन पर मतलब हरे हरे घास पर क्या हो रहा है, हरित रुधिर है रहा झलक, ऐसा लग रहा है हरे हरे मतलब अपरिपक्व फसलें जो है, अपरिपक्व का मतलब होता है जो फसल पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुई है, जो फसल पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुई है। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, इसका मतलब है घास के हरे हरे तन पर मतलब हरी हरी घास पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, जब अपरिपक्व अवस्था में फसल है तो ऐसा लग रहा है हरे हरे वस्त्र झूल रहे हैं। और श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक, श्यामल भूतल जब हम क्षितिज की तरफ नीचे देखते हैं तो मानो ऐसा प्रतीत होता है सामनी भूतल अर्थात सामनी धरती पर झुका हुआ है कौन, नभ का चिर, नभ मतलब आकाश का, चिर निर्मल नील फलक, आकाश का जो साफ और नीला मुखौटा है वो उस पर क्या हुआ है, पूर्ण रूप से क्या हुआ है, फैला हुआ है। तो यह पंक्तियां साथियों थी, इन पंक्तियों के आपने भावार्थ को समझा,
अब हम लोग बात करते हैं कविता में मुख्यतः किसका वर्णन है। आपने देखा होगा साथियों, धरती का, खेत का, आकाश का या चांदी का। तो यहाँ दिखा है, फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली। खेतों में मानो दूर दूर तलक क्या हो रहा है कि हरे रंग की मखमल सी चादर बिछी हुई है। तो इसका मतलब यहाँ पर साथियों जो वर्णन किया गया है, किसका वर्णन किया गया है, खेत का वर्णन किया गया है। यहाँ पर आगे बात करें, सेकंड क्वेश्चन दिया गया, हरित रुधिर का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो हरित रुधिर मतलब अभी ये मत समझिए, हरित माने हरा होता है, रुधिर माने रक्त होता है, तो हरे रक्त ही तो गलत हो जाएगा, हरित क्रांति है। तो बिल्कुल क्या है, जो हमारी कच्ची फसलें हैं, अभी तैयार नहीं हुआ, परिपक्व अवस्था में फसलें हैं, उनमें मानो ऐसा प्रतीत होता है हरे रंग के वस्त्र झूल रहे हैं। तो यहाँ पर सी फॉर चाइना इज द राइट आंसर हो जाएगा, अपरिपक्व फसल एक हो जाएगा। अगला है आकाश कैसा है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, श्यामल भूतल पर झुका हुआ, सामली धरती पर झुका हुआ है, नभ का चिर निर्मल नील फलक। निर्मल मतलब साफ है, नील मतलब नीला है, साफ और नीला है। आकाश का रंग कैसा है साथियों, साफ और नीला है। आगे मखमल सी कोमल हरियाली में प्रयुक्त अलंकार कौन सा, यह इंपॉर्टेंट थिंग है। तो सबसे पहले साथियों अगर हम लोग अलंकार के बारे में जाने तो अलंकरोति अलंकार अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं साथियों, उनको हम लोग क्या कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही हम लोग अलंकार कहते हैं। तो आपने अलंकार के परिदृश्य को समझा होगा। अगर हम लोग थोड़ी सी अलंकार पर चर्चा करें तो उसको समझने का प्रयास करेगा। अलंकार की बात करें तो अलंकार के बारे में बहुत सारे लोगों ने बताया हुआ है। अगर हम लोग आचार्य वामन की बात करें तो उन्होंने बताया हुआ है, नकांतम निभूषम विभाति वनितावनम, अर्थात जिस प्रकार नकांतम निभूषम विभाति वनितावनम, जिस प्रकार सौंदर्यहीन स्त्री, जिस प्रकार सौंदर्यहीन स्त्री के मुख पर चमक उत्पन्न नहीं होती, उसी प्रकार काव्य में अलंकार के बिना क्या होता है, कोई भी चमक उत्पन्न नहीं होती, अर्थात काव्य के सौंदर्य का क्या होता है, लोप हो जाता है। तो अलंकार की अगर हम तुलना करें तो काव्य के सौंदर्य से हो जाती है। यहाँ पर पूछा गया मखमल सी कोमल हरियाली में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, यमक अलंकार है या उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर साथियों अगर हम लोग रूपक की बात करें तो उपमेय में उपमान का जब भेद रहित आरोप होता है, उपमेय में उपमान का जब भेद रहित आरोप होता है तो उसको साथियों हम लोग क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है तो उसको हम लोग रूपक अलंकार कहते हैं। और उपमेय में उपमान की तुलना की जाए तो उसको उपमा अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार, यमक का मतलब होता है युग्म अथवा जोड़ा, जब कोई दो शब्द दो बार आए और दोनों बार उसके अर्थ बदल जाए तो उसको यमक अलंकार कहते हैं। और उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें साथियों, जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो जाए तो उसको साथियों हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो अलंकार को अगर हम लोग डीप सेशन में पढ़ेंगे तो आगे चल के क्लास लाएंगे अलंकार की, तो आप वहां पर उसको समझने का प्रयास करेंगे, जो बताएंगे चल के, जैसे रूपक अलंकार कितने प्रकार का होता है, उपमा अलंकार कितने प्रकार का होता है, यमक कितने प्रकार का होता है, उत्प्रेक्षा, श्लेष, वक्रोक्त, काक वक्रोक्त, श्लेष वक्रोक्त, ये सारे अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, तो इनको हम लोग अगली क्लास में जानेंगे। अभी यहाँ पर केवल इतना जान लेते हैं यहाँ पर अलंकार कौन से। तो अगर हम लोग उत्प्रेक्षा की बात करें साथियों तो यहाँ पर आपको एक मिलेगा, जनु मनु जानो मानो जनो मनो, ऐसे शब्दों का प्रयोग मिल जाएगा। जैसे हमने कहा, उस काल मारे क्रोध के तनकापने, उस काल का मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर, जगह क्या हो जाएगा साथियों, उत्प्रेक्षा। यमक अलंकार की बात करें, यमक का मतलब होता है युग्म अथवा जोड़ा। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, यही खाए बौराई जब उन पाए बौराई, अर्थात क्या होता है, एक को खाने से व्यक्ति पागल हो जाता है, एक को पाने से व्यक्ति पागल हो जाता है। और कनक, कनक का अर्थ दो बार हो गया। एक कनक का मतलब सोना हो गया, सोना अगर व्यक्ति को अधिकता से मिल जाए, जैसे कोई व्यक्ति को उसको अधिकता में सोना मिल जाए तब भी वह पागल हो जाएगा, और किसी व्यक्ति को कनक मतलब धतूरा अगर खा ले तब भी वह पागल हो जाएगा। अगला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की बात करें साथियों, जब उपमेय में उपमान की किसी समान धर्म के आधार, किसी धर्म के आधार पर तुलना कर दी जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब उपमा आगे चल के बताएंगे, चल के 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, लुप्त उपमा, मालोपमा, पूर्वोपमा। लेकिन यहाँ पर साथियों जानेगा तुलना की जाए और इसकी पहचान साथियों क्या होती है, तो आप लोग याद रखिएगा, इसके कुछ वाचक शब्द होते हैं, सा सी से, जस सरिस सम, जस सरिस सम, ऐसे शब्द साथियों अगर मिल जाते हैं, ऐसे शब्द साथियों अगर किसी भी पंक्ति में मिल जाते हैं तो याद रखिएगा साथियों वहां पर अलंकार कौन सा होने वाला है, उपमा। रूपक अलंकार का मतलब जब भेद रहित आरोप लगा दिया जाए, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण रूपी कमलों की हम वंदना कर, सॉरी कमल रूपी चरणों की हम आपकी वंदना करते हैं। तो यहाँ पर जो चरण है उनको कमल का रूप बता दिया गया, भेद रहित आरोप कर दिया गया, तो वहां पर रूपक हो जाएगा। अब बात करते हैं मखमल सी कोमल हरियाली, ऐसा लगता है कि जो हरियाली है, हरे रंग की मखमल सी चादर बिछी हुई है, हरे रंग की मखमल सी अर्थात कोमल सी चादर बिछी हुई है, अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ पर सा सी मिल गया, तो यहाँ पर साथियों कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। तो आपने साथियों इस पैसेज को देखा, इस पद्यांश को देखा, और आशा और उम्मीद करते हैं जो पद्यांश है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही हम बहुत सारे पद्यांश आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होते रहेंगे, और जितने भी पद्यांश अभी तक हमारी परीक्षा में पूछे गए हैं और उनमें से उनको हम लोग कैसे पकड़ते हैं, कैसे करते हैं, उन सभी चीजों को लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पैसे समझ में आ गया होगा, किसी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी। आइएगा आज के हम लोग दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं।
देखिएगा साथियों, आप लोग बस तब तक क्या क्या करिए, इसको रिवाइज कर लिया करिए, एक बार रिकैप कर लिया करिए, सारी चीजें बहुत ही अच्छे से उसको एक क्रमबद्ध तरीके से लिपिबद्ध किया गया है ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आएगा अगला क्वेश्चन है, समावेशन की अवधारणा है तो किसकी आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, समावेशन की अवधारणा है तो किसकी आवश्यकता होती है। तो समावेशन की अवधारणा है तो किसकी आवश्यकता होती है साथियों, विविधता एवं व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए सम्मान, विविधता एवं वैयक्तिक विभिन्नताओं हेतु सम्मान, अगला क्वेश्चन है, आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण, आकलन हेतु मानकीकृत परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण। अगला है, अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां, अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां। और लास्ट वन है ऑप्शन, लास्ट वन है विद्यार्थियों का नामीकरण और पृथकीकरण, विद्यार्थियों का नामीकरण और पृथकीकरण। आएगा साथ ही हम लोग समझते हैं, कुछ प्रश्न थोड़े बड़े हो सकते हैं, हो सकता है लिखने में उनको टाइम लग रहा हो, लेकिन आप लोग एडजस्ट करने का प्रयास करिएगा। मैं आशा और मतलब पूरा आपको हर एक चीज को विधिवत बिल्कुल शीशे की तरह साफ करने का प्रयास करूंगा। आप पूरे जोश और ऊर्जा के साथ लगे रहिएगा, हम भी है जोश में और आप भी हो जाइए जोश में। आइएगा देखते हैं, लिखा हुआ है समावेशन की अवधारणा है तो समावेशन, सबसे पहले तो बात करते हैं जो समावेशी शिक्षा होती है वह होती क्या है। समावेशी शिक्षा अर्थात इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है साथियों, इस पर अगर बात करें तो यहाँ पर सारे ऑप्शन को समझने में हमें सुविधा मिलेगी। समावेशी शिक्षा कहते हैं, समावेशी, देखो यहाँ पर समावेशी शिक्षा की बात करें, अगर हम अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करें तो समावेशी शब्द जो है समधन आवेश, समधन आवेश का मतलब होता है सम माने होता है समान रूप से। साथियों क्या होता है, सम माने होता है समान रूप से, मतलब समान रूप का मतलब है साथियों हमें किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना है, अर्थात जो भी चीजें हैं वो सभी में कैसी हो, समान रूप से होनी चाहिए। आवेश का मतलब होता है उनमें ऊर्जा, ऊर्जा का प्रवाह होता है साथियों, क्या होता है ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा होता है आवेशित करना अर्थात ऊर्जा। अब यहाँ पर ऊर्जा का मतलब उसको क्या होना है, मोटिवेशन देना है, ठीक है, उसको क्या देना है, प्रोत्साहन देना है, क्या देना है, प्रोत्साहन देना है, उसको आगे बढ़ाना है, अग्रसर करना है, आगे की ओर लेकर जाना है, आगे की ओर लेकर जाना है, ठीक, आगे की ओर ले जाना, आगे की ओर क्या करना, आगे की ओर ले जाना। अर्थात जब हम क्या करते हैं, बिना किसी भेदभाव किए हुए समान रूप से सभी को मार्गदर्शन करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, किसी में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं, ऐसे इंक्लूसिव एजुकेशन, इसी को हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। साधारण से शब्दों में बात करें, अगर कोई बच्चा विकलांग भी है, विकलांग का मतलब विकलांग शब्द से यहाँ पर समझिएगा किसी भी प्रकार से हो सकता है, विकलांग का श्रवण क्षमता उसके अंदर विद्यमान हो, पठन क्षमता उसके अंदर विकलांग हो, पैर क्षमता मतलब कह सकते विकलांग है अर्थात पैर से है, मतलब लंगड़ा है, लूला है, बुद्धि से कमजोर है, ठीक है। तो हमें किसी भी प्रकार के बच्चे में, जैसे हो सकता है आपने देखा होगा कक्षा में विभिन्न प्रकार के पिछड़े वर्ग के बालक भी होते हैं, प्रखर बुद्धि के बालक भी होते हैं, प्रतिभाशाली बुद्धि के भी बालक होते हैं, और ऐसा नहीं है प्रतिभाशाली बालकों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है और हमारे जो पिछड़े स्तर के बालक उन पर ध्यान नहीं देना है। समावेशी शिक्षा व्यक्ति की व्यक्तिगत भिन्नताओं को नजरअंदाज करते हुए, अब बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नता यानी क्या होता है व्यक्तिगत भिन्नता, अर्थात अगर हम लोग बात करें, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर फ्रांसिस गाल्टन। सर फ्रांसिस गाल्टन ने हेरिडिटरी जीनियस में एक पुस्तक लिखी और उसमें बताया कि व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में अगर बात करें, उन्होंने बताया था कोई भी दो व्यक्ति रंग रूप आकार बुद्धि स्वरूप इनमें किसी भी एक प्रकार से समान नहीं हो सकते, अर्थात भगवान ने किसी भी व्यक्ति को, किसी भी दो व्यक्तियों को एक जैसा नहीं बनाया। अगर उनका स्वरूप एक जैसा होगा तो बुद्धि की क्षमता अलग अलग होगी, अगर बुद्धि की क्षमता एक जैसी होगी तो स्वरूप अलग अलग होगा, मतलब कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य होगा। इसी पर एक थ्योरी दी गई थी सर फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा, एक पुस्तक लिखी गई हेरिडिटरी जीनियस जिसका नाम था हेरिडिटरी जीनियस, और उस हेरिडिटरी जीनियस में इंडिविजुअल
इंडिविजुअल डिफरेंस अर्थात वैयक्तिक भिन्नता के बारे में बताया गया कि वैयक्तिक भिन्नता क्या होती है। उन्होंने बताया कि कोई भी दो व्यक्ति रंग, रूप, आकार, बुद्धि, इन सभी में एक प्रकार से समान नहीं हो सकते, और जब समान नहीं हो सकते तो सभी व्यक्तियों की सीखने की क्षमता, सभी व्यक्तियों के अंदर रुचि, सभी व्यक्तियों की जिज्ञासा की कैपेबिलिटी सभी प्रकार से क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इन्होंने बताया कि समावेशी शिक्षा वो होती जब हम किसी भी व्यक्तियों की वैयक्तिक भिन्नता को नजरअंदाज करते हुए उनको समान प्रकार से शिक्षा के एक ही पटल पर, एक ही पटल का मतलब एक ही स्थान पर सभी को उचित रूप से एक जैसा ही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो ऐसी शिक्षा को ही साथियों क्या कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात हम लोग समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं। आइएगा देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समावेशन की अवधारणा है, इसकी आवश्यकता होती है। विविधता एवं वैयक्तिक भिन्नता से सम्मान, हमने भी बताया कि समावेशन ऐसा ही होता है जिसमें क्या होता है, विविधता अर्थात विविधता और वैयक्तिक भिन्नता, जो विविधताएं हमारे यहाँ प्राप्त हैं। विविधता का मतलब होता है जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब चीजों में हमें कोई विविधता नहीं करनी है। वैयक्तिक भिन्नता अर्थात बच्चों में विभिन्न प्रकार के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उनको सम्मान होते हैं। तो सम्मान का मतलब होता है कि इन सब चीजों को नजरअंदाज कर दीजिए और सभी को एक ही पटल पर क्या देना है, शिक्षा देना है। तो अभी तक का ये करेक्ट आंसर आकलन है, तो मानकीकृत। अब साथ में याद रखिएगा यह क्या है, यह नेगेटिव वर्ड है। अभी हम लोग एक वीडियो लेकर आएंगे और आपको बताएंगे ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जिनको आपको देखते ही क्या कर देना है, देखते ही बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है, जैसे ही एलिमिनेट करोगे आपका साथ में क्या हो जाए, आंसर मिल जाएगा। तो नेगेटिव वर्ड में मानकीकृत, एक मानक तैयार कर दिया, उसी मानक पर चलना है। हो सकता है कि साथियों आपने कोई पाठ्यक्रम तैयार किया, आपने उस पाठ्यक्रम को एक मानक स्वरूप में बना के रख दिया, हो सकता है उसमें कोई ना कोई परिवर्तन करना पड़ जाए, अर्थात पाठ्यक्रम कोई भी साथियों लचीला होना चाहिए, एक मानक पर था, रूढ़िवादी स्तर पर आधारित नहीं हो सकता है आपने कोई मानक बनाया और वो मानक किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सही ना हो। अर्थात ऐसी स्थिति में हमें कोई भी मानक तैयार नहीं करना है, हमें अपने पाठ्यक्रम स्तर को, हमें अपने शिक्षण विधियों को लचीला रखना है। लचीले का मतलब होना चाहिए समय के आधार पर उनमें क्या करना है साथियों, समय के आधार पर उनमें परिवर्तन करते रहना है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आकलन हेतु मानकीकृत परीक्षण। तो ये तो नहीं हो सकता साथियों। अध्यापक केंद्रित शास्त्रीय प्रविधियां, तो अध्यापक केंद्रित एजुकेशन को हमने आपको बताया, अगर हम एनसीएफ 2005 की बात करें तो यहाँ पर जो शिक्षा होती है वो बाल केंद्रित रखी गई, अध्यापक केंद्रित शिक्षा नहीं है। और डी ऑप्शन है विद्यार्थियों का नामीकरण अर्थात लेवलिंग। किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर हमें वरीयता नहीं देनी, उसको नामीकरण नहीं करना है, उसको लेवलिंग कोई नहीं, लेवल नहीं देना है। अगर हमने लेवल दे दिया तो अन्य बच्चों का मॉरल डाउन होगा, तो लेवल नहीं देना है। या जैसे हमने कह दिया कि मान लो यहाँ पर राम पढ़ रहा है और राम बिल्कुल पढ़ने में ठीक नहीं है, अर्थात इसको एक लेवल दे दिया कि मूर्ख है, पढ़ने में जड़ बुद्धि बालक है, हम इसको नहीं सिखा सकते। तो ऐसा कोई लेवल हमें कोई टैग नहीं देना है। हमने दे दिया कि सुरेश जो है पढ़ने में बहुत प्रकार है, अर्थात सुरेश के साथ में बहुत ज्यादा ध्यान देना है, तो ऐसा कुछ नहीं, हमें लेवलिंग नहीं करनी है। अर्थात जहां पर साथियों नामीकरण की स्थिति, तो ये भी हमारा कैसा वर्ड होता है साथियों, नेगेटिव वर्ड होता है। तो ये नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सारा ए साथियों, ए फॉर इलाहाबाद इज द राइट आंसर। तो आपको समावेशी शिक्षा के बारे में समझ आ गया होगा। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का समाधान किया गया है साथियों, आप लोग बहुत ही अच्छे तरह से के साथ समझते रहिएगा, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आइएगा अगला बात करते हैं, नियंत्रित शब्द में प्रत्यय क्या है। नियंत्रित शब्द में हमने दोनों प्रकार के प्रश्नों को लिया हुआ है, चाहे वो हमारे पेडागोजी से संबंधित हो और चाहे वो हमारे फैक्चुअल डाटा से संबंधित। नियंत्रित शब्द में प्रत्यय कौन सा है, यह पूछा गया कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय कौन सा है यह पूछा गया है। तो इन्होंने शब्द जो प्रत्यय दिए गए हैं साथियों क्या दिए गए, तो दूसरा प्रत्यय है त्रित, तीसरा प्रत्यय यंत्रित और चौथा प्रत्यय इत। तो साथियों सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए प्रत्यय का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या प्रत्यय होते हैं, इनके बारे में हमें सबसे पहले समझना है। अगर हम लोग नियंत्रित शब्द में प्रत्यय की बात करें तो सबसे पहले प्रत्यय को समझ लेते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगता है, ऐसे शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय साथियों दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं, दो प्रकार के, एक कृदंत प्रत्यय होते हैं, एक कैसे प्रत्यय साथियों होते हैं, कृदंत प्रत्यय होते हैं, और दूसरे कैसे प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं। कैसे होते हैं साथियों, तद्धित प्रत्यय होते हैं। अगर हम तद्धित प्रत्यय की बात करें, तद्धित प्रत्यय ऐसे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगते हैं, और कृदंत प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया के साथ लगते हैं। तो क्रिया के साथ लगने वाले प्रत्ययों को हम लोग कृदंत प्रत्यय कहते हैं, और जो संज्ञा सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को हम लोग तद्धित या तद्धितांत प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें नियंत्रित शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो नियंत्रित शब्द में देखो हमने बताया था जो प्रत्यय होते हैं शब्द में लगते हैं किसी शब्द जो इससे पहले दो शब्द हो जाते हैं, यहाँ पर एक सार्थक शब्द होता है। नियंत्रित को तोड़े तो सबसे पहला शब्द नियंत्रण बनता है। नियंत्रण शब्द में सब साथियों इत प्रत्यय लगा देंगे तो हमारा शब्द नियंत्रित बन जाएगा, अर्थात डी फॉर डायनामा इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, नियंत्रित शब्द में साथियों कौन सा प्रत्यय रहने वाला है,
तो नियंत्रित शब्द में इत प्रत्यय है। नियंत्रित शब्द में साथियों कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय है। तो इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। अगला जो साथियों प्रश्न है देखते रहिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, पर्यावरण में उपसर्ग क्या है? पर्यावरण में उपसर्ग है, हमसे साथियों पूछा गया है पर्यावरण में उपसर्ग कौन सा है, यह हमसे पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं पर्यावरण में। पर्या पर पर्या उपसर्ग है, दूसरा है परि उपसर्ग है, तीसरा है आपका तीसरा है साथियों पर्या उपसर्ग है, पर्या पर उपसर्ग है, और चौथा डी ऑप्शन है साथियों आवरण उपसर्ग है। अब यह हमसे पूछा गया है तो सबसे पहले तो साथियों हम लोग जान लेते हैं उपसर्ग होते क्या हैं। हमने बताया था उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्गात धातु अर्था वलादन्या ये तनीय तो प्रहाराहार संहार विहार परिहार अर्थात उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ को क्या करते हैं, या तो समान अवस्था में रखते हैं या तो कोई ना कोई परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक तो समानार्थी और एक तो विपरीतार्थक, अर्थात विपरीत पर। जैसे जय शब्द में परा उपसर्ग लगा दीजिए, पराजय कहां जय हो रही थी कहां पराजय हो गई, ठीक है। जय शब्द में वी उपसर्ग लगा दीजिए, विजय हो गया, अर्थात उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा था वैसे ही रहा। तो हमने कहा यथावत स्थिति में भी उपसर्ग कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें उपसर्ग के बारे में तो उपसर्ग साथियों ध्यान रखिएगा, संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या 22 होती है साथियों। अगर आपने इन 22 उपसर्गों को याद कर लिया तो आपका ना तो संस्कृत का साथियों कोई प्रश्न गलत होने वाला है और ना ही हिंदी से कोई प्रश्न गलत होगा। तो इसलिए साथियों उपसर्ग की संख्या को बड़ी शिद्दत के साथ आप लोग याद रखिएगा। किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पर्यावरण में उपसर्ग कौन सा रहने वाला है? अगर हम लोग साथियों पर्यावरण में उपसर्ग की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले उपसर्गों की इस बात को पड़ेगा कि संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। तो आप उंगलियों पर बिल्कुल याद रखिएगा कौन कौन से उपसर्ग हैं, हम आपको बताने चल रहे हैं। अभि आति आदि, अभि आति आदि, अप अब अन आ, प्रा परा परि प्रति दुस निस दुर निर नी अन उत उप बी सु सम। यह 22 उपसर्गों की एक श्रृंखला है। अगर आपने इन 22 उपसर्गों को साथियों कंठस्थ कर लिया तो वादा करते हैं आपसे उपसर्ग का कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। यहाँ पर साथियों अगर हम इसको तोड़ दे पर्यावरण को, तो पर्यावरण में अगर हम तोड़े या से पहले, हमने आपको पिछले वाले क्लास में बताया हुआ था साथियों, या कामा वा से पहले अगर आधा अक्षर है, या कामा वा से पहले अगर अर्ध वर्ण है तो साथियों यड़ संधि होती है। कौन सी होती है संधि साथियों? यड़ संधि होती है। अगर इसको हम तोड़ दें पर्यावरण को तो साथियों बनेगा जाके परिधन, क्या बनेगा? परिधन आवरण बनेगा। अर्थात तो आवरण शब्द में परि उपसर्ग लग गया तो परि उपसर्ग यहाँ पर होना चाहिए। तो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बिल्कुल पूरी शिद्दत के साथ क्लास को आनंद के साथ देखिएगा। किसी भी प्रकार से किसी भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप क्लास को एक बार अगर ना समझ पाएगा तो दोबारा पॉज करके जरूर देखिएगा सभी लोग। आइएगा हम लोग तीसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं, प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण किस प्रकार से पढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण किस प्रकार से पढ़ाई जाती है, किस प्रकार से पढ़ाई जाती है, यह हमसे पूछा गया। तो यहां पर साथियों में दिया गया है, यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं साथियों। पहला जो ऑप्शन दिया गया है आगमनात्मक तरीके से, आगमनात्मक तरीके से। दूसरा है निगमनात्मक तरीके से, निगमनात्मक तरीके से। इस प्रकार से पढ़ाई जाती है। तीसरा ऑप्शन है साथियों बिना व्याख्या से, बिना व्याख्या से, कृत्रिम तरीके से, कृत्रिम तरीके से। यह 4 ऑप्शन साथियों में दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन को साथियों ध्यान से समझिएगा। किसी को किसी भी प्रकार से ठीक है समस्या नहीं होनी चाहिए। इन 4 ऑप्शन को सबसे पहले समझ लेते हैं। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? आगमनात्मक तरीका होता है, निगमनात्मक बिना व्याख्या से, डी ऑप्शन कृत्रिम तरीके से। तो ये 4 ऑप्शन साथियों में दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में कौन सा हमारा सही ऑप्शन होने वाला है जिसको हम लोग समझते हैं, देखिएगा। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं आगमनात्मक, निगमनात्मक, बिना व्याख्या, कृत्रिम तरीका। अगर इन चारों को समझ गया साथियों तो प्रत्यक्ष विधि आपको डायरेक्ट मेथड क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं साथियों? डायरेक्ट मेथड कहते हैं। और डायरेक्ट मेथड की अगर हम लोग बात करें, यहाँ प्रश्न पूछा जाता है
डायरेक्ट मेथड किसके द्वारा दिया गया? तो डॉक्टर बेस्ट के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर बेस्ट महोदय के द्वारा डायरेक्ट मेथड को दिया गया था। यह चीज आपको याद करके रखनी है। अब अगर बात करें प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? प्रत्यक्ष विधि का मतलब व्याकरण आपको पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है? व्याकरण पढ़ना है। अब व्याकरण में क्या होता है साथियों, अगर आपने नियम सबसे पहले रट लिए, सबसे पहले तो आपको समझते हैं आगमनात्मक तरीका क्या होता है। आगमनात्मक तरीके का मतलब विभिन्न उदाहरणों के साथ आपको जोड़ा जाएगा। सबसे पहले आपको छोटे छोटे प्रिंसिपल अर्थात छोटी छोटी जो चीजें हैं आपको जो तैयार है उन सब चीजों को समझाते हुए, मतलब आगमनात्मक मतलब कहने का तात्पर्य वो उदाहरणों के माध्यम से आपको धीरे धीरे जब सीखते चले जाएंगे और एक नियम बनकर तैयार हो जाएगा, तो इसी को साथियों हम लोग आगमनात्मक तरीका कहते हैं। निगमनात्मक तरीके में क्या होता है? डायरेक्ट नियम बता दिया जाता है, उस नियम को आप रट लीजिए। तो डायरेक्ट हमने आपको बताया एनसीएफ अगर 2005 की साथियों बात करें तो एनसीएफ 2005 कहता है कि आपको रटने पर जोर नहीं देना है। रटने पर जोर नहीं देना है अर्थात नियम डायरेक्ट नहीं बताने हैं। रटने पर जोर नहीं देना है अर्थात आपको डायरेक्ट नियम नहीं रटाने। अगर आप डायरेक्ट नियम रटा रहे हैं तो एनसीएफ 2005 की क्या होगी? अवहेलना होगी। ठीक है, तो इसलिए निगमनात्मक तरीका नहीं हो सकता। निगमनात्मक में हमने क्या बताया? छात्र को पहले नियम बता दिए जाते हैं और उसी पर छात्र करता है बिना व्याख्या से। अगर साथियों आप किसी भी चीज की व्याख्या नहीं करेंगे तो छात्र क्या करेगा? उन चीजों को रटेगा। जैसे हमने एक सूत्र बता दिया, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब बच्चे को ये नहीं पता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई आया तो कहां से आया, तो इसलिए साथियों याद रखिएगा हमें व्याख्या तो उसकी करनी ही करनी होगी। कृत्रिम तरीके से का मतलब होता है कि आप उसको नेचुरल वे में जो भी प्रोसेस चल रही है जैसे आपको लिखा है उसी तरीके से आप समझा दीजिए, तो ऐसा भी नहीं है। तो छात्र को उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए, आगमनात्मक तरीका क्या होता है? पूर्व ज्ञान से सबसे पहले उस चीज को जोड़ लीजिए, जो भी चीजें हैं दी गई हैं उसके बारे में बच्चे को इससे पहले क्या मालूम, उसका पूर्व ज्ञान क्या है, तो बच्चे को सर्वप्रथम उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए उसके नवीन ज्ञान को उसमें परिकलित करना है, तब जाकर उसको सिखाना। तो व्याकरण उसी मेथड पर सिखाई जाती है आगमनात्मक तरीके से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? ए फॉर इलाहाबाद इज राइट आंसर आएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों है, ध्यान से समझते रहिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। अगला है वाचन व शारीरिक क्रियाओं के समन्वय पर आधारित भाषा शिक्षण विधि कौन सी है? अगला है वाचन व शारीरिक क्रियाओं, वाचन व शारीरिक क्रियाओं के समन्वय पर आधारित भाषा शिक्षण विधि कौन सी? भाषा शिक्षण विधि कौन सी है? यहां हमसे पूछा गया है भाषा शिक्षण विधि जो हमारी शारीरिक क्रियाओं पर आधारित होती है तो वह कौन सी है? तो साथियों देखिएगा कौन सी है, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है साथियों प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम लोग डायरेक्ट मेथड कहते हैं। अभी आप लोगों ने प्रत्यक्ष विधि को समझा। दूसरी स्थिति है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, ये सेकंड ऑप्शन है। और जो थर्ड ऑप्शन की बात करें साथी, थर्ड ऑप्शन क्या रहने वाला है? स्थिति परक उपागम, जैसी स्थिति हो, स्थिति परक उपागम। और लास्ट वन ऑप्शन है साथियों संरचनात्मक उपागम, संरचनात्मक उपागम चलेगा। यहां पर साथियों हम लोग देखते हैं कौन सा हमारे इस प्रश्न का आंसर होने वाला है, तो सभी साथी इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करेगा। आइए देखते हैं। दिया गया वाचन, वाचन मतलब बोलना, और शारीरिक क्रिया मतलब जो हमारे शरीर की अंग विकृतियां हैं, हाथ पैर नाक कान जीभ और त्वचा, इन सब चीजों के माध्यम से अगर हम देखें शारीरिक क्रियाओं के समन्वय, यानी जो हमारी बोलने की क्षमता है शारीरिक क्रियाओं पर जब अगर हमें समन्वय पर आधारित भाषा शिक्षण देना है, मतलब इन पर भी समन्वय रहे, तो कौन सी विधि होनी चाहिए? तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड देना है बच्चे को। डायरेक्ट आए, आपने डायरेक्ट मेथड के आधार से पढ़ा दिया, आए डायरेक्ट क्लास में एंट्री की। क्लास में एंट्री करने के बाद आपने देखा होगा बहुत से अध्यापक ऐसे होते हैं, जैसे क्लास में एंट्री की, एंट्री क्लास में बस दे दनादन शुरू हो गए। तो स्थिति ऐसे नहीं, मतलब आए कि आक्रामक बल्लेबाजी शुरू होनी चाहिए। पहले उस क्लास की सिचुएशन को समझो, बच्चों के सीखने का स्तर क्या है, बच्चों के सीखने के स्तर को समझने के बाद ही साथियों हमें क्या करना चाहिए, शिक्षण कार्य की प्रक्रिया को प्रारंभ करना चाहिए। तो डायरेक्ट मेथड इस प्रश्न का आंसर नहीं हो सकता। अगला है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया में क्या होता है साथियों, यहाँ पर क्या होता है, अध्यापक क्या करता है, विभिन्न बातों को बताता है। समग्र भौतिक प्रक्रिया में
अध्यापक विभिन्न बातों को बताता है, उसी के आधार पर जैसे जैसे अध्यापक बोलता जाएगा उसी के आधार पर बच्चा उन सब क्रियाओं को करता जाएगा। अर्थात जैसे ही अध्यापक ने बोला उसी के आधार पर क्रियाएं समन्वित हो रही हैं, तो वहां पर देखिएगा अगला स्थिति परक उपागम, जैसे सिचुएशन हो उसके आधार पर हमें उस प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए। संरचनात्मक और ज्ञान की रचना होती है, तो ज्ञान की जब रचना होती है साथियों, अर्थात साथियों जब ज्ञान की रचना होती है छात्रों को ऐसे छोड़ देना चाहिए, छात्र खुद वाचन और शारीरिक प्रक्रियाओं पर क्या कर लेंगे, अपना समन्वय स्थापित कर लेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। हमने यहाँ पर बताया समग्र भौतिक प्रक्रिया का मतलब होता है साथियों, अध्यापक जैसे ही जैसे बोलता जाएगा और बच्चे उसको सुनकर उसी प्रकार से शारीरिक क्रियाएं करते चले जाएंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों समग्र भौतिक प्रतिक्रिया हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका बी वाला आंसर करेक्ट होगा। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर परिचर्चा करते हैं। साथियों बिल्कुल पैशंस के साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि क्लास जो है बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। ऐसी क्लास आपने आज तक कभी देखी नहीं होगी। यहां से अगर आप इन सब सारी चीजों को एक एक देखो, हमने आपके सामने एक एक ऑप्शन को बिल्कुल व्याख्यात करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ताकि एक एक ऑप्शन आपके जहन में बस जाए पूरी से। देखो हम जो प्रश्न लिख रहे हैं वही आए ये जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी व्याख्या अगर आपने समझ ली साथियों तो गारंटी है, हम आपसे वादा करते हैं कि उसकी व्याख्या से 100% आपको प्रश्न मिलने वाले हैं साथियों। क्योंकि आज वक्त खराब है तो जनाब, आज वक्त खराब है तो क्या हुआ जनाब, कल को उसकी औकात दिखाऊंगा। तो इसलिए याद रखना, हमें कल को उसकी औकात दिखाने के लिए लगातार मेहनत करना है। हमने आपको बताया है मायूस मत होना साथी, जिंदगी किसी भी वक्त मायूस मत होना साथी, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में लगी हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो साथियों बिल्कुल आग ऐसी लगा देनी है, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो हमें सिलेक्शन को लेना नहीं बशर्ते छीनना है साथी। तो पूरे जोश और जुनून के साथ डट जाइएगा, क्योंकि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग मंजिल को उसकी औकात बताने वाले हैं। तो साथियों समझते रहिएगा, सेशन को समझते रहिएगा। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, भाषा की कक्षा का परिवेश किस तरह का नहीं होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, भाषा की कक्षा का परिवेश, भाषा की कक्षा का परिवेश किस तरह का नहीं होना चाहिए, किस तरह का नहीं होना चाहिए, किस तरह का नहीं होना चाहिए। यह प्रश्न दिया गया है, भाषा की कक्षा का जो परिवेश होना चाहिए किस तरह का नहीं होना चाहिए। अब किस तरह का नहीं होना चाहिए साथियों, या तो हमें ऑप्शन से एलिमिनेट हो पाएगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया है साथियों बाल अनुकूल, बाल अनुकूल नहीं होना चाहिए, अर्थात अभी देखिएगा ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है सजीव व सक्रिय, सजीव व सक्रिय नहीं होना चाहिए। अगला है संसाधन पूर्ण नहीं होना चाहिए, संसाधन पूर्ण नहीं होना चाहिए। अगला है तानाशाही नहीं होनी चाहिए, राजतंत्रात्मक तरीके से कह सकते हैं, चलेगा। देखते हैं कौन सा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को जब भी कभी नेगेटिव वर्ड मिले तो नहीं के नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यह चीजें क्या होती है हमारी स्थिति को सबसे पहले डिस्ट्रैक्ट कर देती है। सबसे पहले हमें साथियों क्या करना है, हमें उस चीज को सबसे पहले समझना है, जो चीजें हमारे आंसर को क्या कर सकते हैं साथियों गलत कर सकती हैं, उस चीज को। भाषा की कक्षा, जब भी कभी लैंग्वेज की क्लास कोई चल रही है साथियों, जब भी कोई लैंग्वेज की क्लास चल रही है, लैंग्वेज की अगर कोई क्लास है, लैंग्वेज की अगर कोई कक्षा है, तो वहां पर क्या नहीं होना चाहिए, बाल अनुकूल। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जब भी शिक्षण प्रक्रिया करनी है तो आपको बता दें कि यहाँ पर हमें बाल की शिक्षा देनी है, अर्थात बच्चे की हमें रुचि जिज्ञासा उसके अनुरूप ही हमें क्रियाकलाप करवाने हैं। समस्त एजुकेशन को हमें बच्चे के अनुरूप ही कराना है। बच्चे की सीखने की जैसे जैसे क्षमता होती जाएगी वैसे वैसे हम बच्चे को समस्त चीजें सिखाते हुए चले जाएंगे। अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा का तो बिल्कुल ध्यान देना है। सजीव व सक्रिय, यानी कि हमने बताया कक्षा का एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए जो सजीव हो, बिल्कुल ऐसा महसूस हो कि वो लिविंग कंडीशन में जी रहा है, अर्थात सजीव होना चाहिए। जैसे ऐसी कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए बिल्कुल दिखावटी हो, बहुत तरीके से दिखावा करते हुए चले आ रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पर कर दें, कोई मेहनत ना करें, आपके सामने एक डिजिटल बोर्ड बढ़िया सी क्लासरूम बना के तैयार कर दें और आए और खड़े हों और दो चार बातें आपसे कहें और चले जाते, बिल्कुल ऐसा कोई दिखावट नहीं करना है। सजीव में सक्रिय मतलब इस प्रकार से हमें क्या करना है, क्लास को ऐसा रखना है बच्चे को लगे कि हाँ वास्तविकता शिद्दत से पढ़ाया जा रहा है। और सक्रिय मतलब इसमें होना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा आपके द्वारा जो शिक्षण प्रक्रिया चल रही है उसमें अपने को बिल्कुल एक्टिव फील करे। मतलब बच्चे का और अध्यापक का दोनों का इस प्रकार से कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए
कि दोनों का जो ज्ञान ट्रांसफर है, जो हमारा नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है, अर्थात अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है, तो उसमें साथियों क्या होना चाहिए, लगातार बच्चा जब एक्टिव, देखो हमने आपको बताया हुआ था, जब बच्चा पूरे मनोयोग के साथ सक्रिय सहभागिता के साथ पढ़ता है तो अधिगम साथियों प्रभावी होता है। अधिगम तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक बच्चा अपनी पैसिव पोजीशन में पढ़ेगा, अर्थात कह सकते हैं अपनी पैसिव पोजीशन में पढ़ने पर व्यक्ति का सीखा हुआ ज्ञान स्थायी नहीं होता है, अस्थायी होता है। और अस्थायी ज्ञान क्या होता है, अभी थोड़ी देर के लिए और थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है साथियों, समाप्त हो जाएगा। इसलिए साथियों जो कक्षा का माहौल है वो कैसा होना चाहिए, सजीव होना चाहिए, और सजीव होने के साथ साथ साथियों सक्रिय होना चाहिए। तो जब कक्षा का माहौल साथियों सजीव होगा, सक्रिय होगा, तो वहां पर भाषा की कक्षा का परिवेश सही हो जाएगा। तो अर्थात नहीं होना चाहिए, ये भी हमारा आंसर हो सकता है संसाधनपूर्ण। हमने बताया साथियों संसाधन पूर्ण का मतलब ये हुआ जब आप कोई भी क्लास पढ़ा, जैसे हम आपको ज्योग्राफी पढ़ा है, तो ज्योग्राफी में जब हम मानचित्र का प्रयोग साथियों नहीं करेंगे, तो हमने आपको लिखा दिया कर्क रेखा भारत के किन-किन राज्यों से नहीं पर गुजरती है, तो हमने बता दिया कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, राज्यों के नाम लिखवा दिए। लेकिन आपको नहीं पता है उस राज्य की लोकेशन कहां पर होने वाली है। तो अर्थात जब भी कोई भी कक्षा होनी चाहिए उसके अनुकूल वहां के संसाधन होने चाहिए। संसाधन पूर्ण कक्षा होगी जब हम आपको कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं, वो सारी चीजें आपके अनुरूप के अवेलेबल होंगी, संसाधन पूर्ण होंगी। हमने आपको ज्योग्राफी पढ़ाई तो हमने आपको मानचित्र के माध्यम से पढ़ाया, हमने आपको हिंदी पढ़ाई तो आपको विभिन्न कविताओं आदि के माध्यम से हमने विभिन्न शिक्षा पद्धतियों का प्रयोग करते हुए हमने आपको मतलब कह सकते हैं टीएलएम का पूरा ध्यान देना है। टीएलएम टीचर लर्निंग जो मटेरियल होता है, जो हमारा टीएलएम होता है, उस टीएलएम का कंप्लीट रूप से ध्यान रखना है। अर्थात टीएलएम जब होगा तो वो भी क्लास प्रभावी होगी। अर्थात ये भी नहीं तानाशाही गजब की स्थिति है इस समय का परिदृश्य साथियों यही चल रहा है। आप देख रहे होंगे कैसे जैसे पहली बार तो कोई भर्ती आती नहीं है, और आती है तो पूरी तानाशाही में चली जाती है ना। तो इसलिए तानाशाही का शासन बहुत ही नहीं होना चाहिए था, राजतंत्रात्मक शासन। अगर हम लोग बात करें, बिल्कुल ऐसा नहीं कि अगर आप नहीं पढ़ो, आपने देखा होगा अगर आप पूर्व जमाने में चले जाएं, प्राचीन शिक्षा पर अगर बात करें तो प्राचीन स्तर में क्या होता था, अगर हम आज से 7-8-10 साल पहले, तो उसमें अध्यापक केंद्रित शिक्षा हुआ करती थी। और अगर हम उसके मौलिक की बात करें था तो उसका मूल क्या होता था, उसकी प्रकृति कैसी होती है, वो तानाशाही होती थी। तानाशाही क्यों होती थी साथियों, वहां पर क्या होता है, अध्यापक केंद्रित शिक्षा होती थी। अध्यापक जैसे चाहता था बच्चे को डंडे से पीट कर आराम से जैसे वो सिखाना चाहता था उस बच्चे को उसी के अनुरूप समस्त चीजों को सिखा देता था। तो तानाशाही शासन, बिल्कुल तानाशाही शासन में कह सकते हैं शिक्षा के केंद्र में अध्यापक हो जाता है। फिर अध्यापक जैसे चाहता है वैसे ही अधिगम की प्रक्रिया को संचालित करवाता है। तो हमें अधिगम की प्रक्रिया को इस प्रकार से किसी भी प्रकार से संचालित नहीं करना है जिसमें बच्चे का मॉरल डाउन हो। तो कौन सा नहीं होना चाहिए, तो तानाशाही परिवेश नहीं होना चाहिए। जिसलिए हमारा प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। अर्थात यह हमारे इस प्रश्न का क्या है, बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। आएगा अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, निम्न में कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची है? निम्न में कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची है? निम्न में कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची है? यह साथियों में दिया गया है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी और डी। ए बी सी और डी, या हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पर्वत के पर्यायवाची हमसे पूछे गए हैं अंबर, गिरि, नीरज और समीर। अंबर, गिरि, नीरज और समीर। यहां पर अगर साथियों हम लोग अगर बात करें कौन सा पर्यायवाची पर्वत का है, या हमसे पूछा गया, तो सबसे पहले पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था पर्यायवाची। पर्याय का मतलब उसके जैसे हो, वाची मतलब वाचन होता हो, अर्थात जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हीं को हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और कौन सा पर्यायवाची पर्वत का नहीं है साथियों, यहाँ पर देखिए अगर अंबर की बात करें तो अंबर किसका पर्यायवाची है साथियों? अंबर जो पर्यायवाची है आकाश का पर्यायवाची। अंबर किसका पर्यायवाची? आकाश है, नभ है, अंबर है, शून्य है, इसको क्या कहते हैं, व्योम कहते हैं। इसको साथियों क्या कहते हैं, व्योम कहते हैं। इसको अंतरिक्ष भी बोलते हैं साथियों, क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष बोलते हैं। तो आपने देखा कि जो अंबर पर्यायवाची किसका है, अंबर पर्यायवाची आकाश, नभ, शून्य, व्योम, अंतरिक्ष, यह सभी पर्यायवाची जो हैं आकाश के रहने वाले हैं। यह सभी पर्यायवाची आकाश के रहने वाले हैं। तो हमें यह चीज याद रखिएगा। तो अंबर के पर्यायवाची यानी हमें पर्वत का पर्यायवाची छाटना है। अगर हम नीरज की बात करें साथियों, तो नीरज किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है, सरोज है, क्या है साथियों, सरोज है। नीरज के पर्यायवाची सरोज हो जाएगा, जलज हो जाएगा साथियों, पंकज हो जाएगा। तो यह चीज याद रखना है। नीरज किसका पर्यायवाची? तो नीरज कमल का पर्यायवाची, नीरज हो जाएगा, कमल हो जाएगा, सरोज हो जाएगा, जलज हो जाएगा, पंकज हो जाएगा, अरविंद हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, अरविंद हो जाएगा। तो यह सभी बातें आपको ध्यान में रखना। समीर किसके बारे में बात करें तो समीर किसका पर्यायवाची? हवा है। किसका पर्यायवाची? हवा है, अनिल है, क्या बयार है, जैसी चले बयार पीठ तक, जिसे हवा बयार हो गया, ठीक है, हवा है, अनिल है, बयार है, समीर हो गया, पवन हो गया,
तो यह सभी साथियों जो पर्यायवाची किसके सम्मिलित। तो अब बचा हुआ है हमारा गिरी, तो गिरी ही किसका पर्यायवाची है, पर्वत का पर्यायवाची है। अब पर्वत के क्या क्या पर्यायवाची, गिरी होता है, पर्वत खुद स्वयं हो गया, पहाड़ हो गया, क्या हो गया, पहाड़ हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ठीक है, पहाड़ हो जाएगा साथियों, ठीक है, थोड़ा पैसेंस रखिएगा, गर्मी बहुत है, पानी वानी भी पी लीजिए सभी लोग, अगर आप लोगों ने पानी नहीं पिया है। ठीक है, आएगा गिरी पर बात करें तो गिरी के पर्यायवाची पर्वत और पहाड़ हो जाएंगे। हमसे पर्वत का पर्यायवाची पूछा गया था, तो यहाँ पर साथियों पर्वत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, गिरी हो जाएगा, जो कि हमारे इस प्रश्न का क्या होने वाला है, बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। आएगा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर परिचर्चा करते हैं। बिना किसी देर को किए हमने आपके सेशन में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति नहीं रखी, हम आपके टाइम को लें, हम आपके टाइम को बिल्कुल लेने वाले हैं, बिल्कुल पूरी लगातार, पूरी मेहनत, पूरी जुनून, पूरे जोश और पूरे धैर्य और पूरी लगन के साथ हम आपको क्लास दे रहे हैं। साथियों अगर अभी भी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी साथियों से एक निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर वीडियो को आप लाइक करेंगे तो ये वीडियो सजेशन में चला जाएगा, और सजेशन में जाने पर इस वीडियो का लाभ बहुत सारे बच्चों को मिलने वाला है। तो आपका एक लाइक, आपका एक शेयर साथियों किसी की जिंदगी बदल सकता है, किसी के सीटेट के परीक्षा के प्रतिफल को सुधार कर सकता है। साथियों अगर आपके थोड़ा सा एक शेयर और एक लाइक कर देने से अगर किसी व्यक्ति के जीवन का सवाल इतना सही हो रहा है, तो साथियों हमें मानव धर्म को समझते हुए यह कार्य को करना है। तो इस वीडियो को एक बार साथियों जोरदार और जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिएगा, धमाकेदार तरीके से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइएगा हम इस अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों रहने वाला है, पठन वैफल्य किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से चुनौती प्रस्तुत करता है। पठन वैफल्य, पठन वैफल्य, पठन वैफल्य किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, पठन वैफल्य किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से चुनौती प्रस्तुत करता है, यह हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी एंड डी। सबसे पहला है भावात्मक समन्वयन, भावात्मक समन्वयन या भावात्मक वियमन दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है शारीरिक समन्वयन, शारीरिक समन्वयन। तीसरा ऑप्शन है साथियों सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया। और लास्ट ऑप्शन है साथियों लिखित विषय वस्तु के बोध में, लिखित विषय वस्तु के बोध में। यह ऑप्शन साथियों दिया गया है। तो यह 4 ऑप्शन है, और हमें आपको बताना है कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होने वाला है साथियों क्या रहने वाला है। जो पठन वैफल्य होता है, अगर पठन वैफल्य को साथियों बात करें किस नाम से जानते हैं, तो इसको आप लोग पढ़ रखा होगा, डिसलेक्सिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, डिसलेक्सिया कहते हैं। एक प्रकार की अधिगम अक्षमता होती है, एक प्रकार की क्या होती है साथियों, यह एक प्रकार की अधिगम अक्षमता। सभी साथी इस प्रश्न का आंसर लगाएंगे, क्या रहने वाला है। अपने मन में इस प्रश्न के आंसर को सोच लिया करिए। अपने मन में जब आप आंसर को सोच लेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ आपका आंसर सही रहने वाला है, या उसमें कोई गलती तो नहीं है, क्या आप सही रास्ते में जा रहे हैं। अगर आप उस कक्षा से सारे प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं तो समझ जाएगा आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त है। आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है, आपके पेपर को पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। साथियों बिल्कुल मेहनत के साथ डट जाए, क्योंकि हमें पता है बहुत ही कम समय बाद बहुत बड़ी भर्ती देखने में। तो डिसलेक्सिया की बात करें तो एक प्रकार की अधिगम अक्षमता होती है। अधिगम अक्षमता बातों के विमन, शारीरिक समन्वयन है साथियों, सामाजिक अंतःक्रिया है, लिखित विषय वस्तु के बोध में है। क्या होता है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना कि डिसलेक्सिया होती है। डिसलेक्सिया के प्रकार की पठन अक्षमता होती है। क्या होती है साथियों, एक प्रकार की पठन अक्षमता होती है। जब इसमें पठन अक्षमता, जब डिसलेक्सिया में होता क्या है, तो एक प्रकार से जो लिखित शब्द होते हैं, एक प्रकार से जो लिखित शब्द होते हैं साथियों, इन लिखित शब्दों में होता क्या है साथियों, इन लिखित शब्दों को हमें समझने में क्या होती है, समझने में समस्या उत्पन्न होती है। जब लिखित शब्दों को समझने में समस्या उत्पन्न होगी, और जब हम इसको समझ नहीं पाए, अर्थात लिखित शब्द की जो लिखित विषय वस्तु है, लिखित शब्द की जो विषय वस्तु है, इसका बोध स्तर क्या हो जाएगा, इसका बोध स्तर साथियों कमजोर हो जाएगा। मतलब अर्थात इसको हम लोग नहीं समझ पाएंगे, अर्थात बोध स्तर क्या होगा, बोध स्तर कमजोर होगा। और जब इसका बोध स्तर कमजोर हो जाएगा साथियों, तो आप देखिएगा उसको आप पढ़ नहीं सकते। जैसे कोई भी चीज लिखी हुई हो, जब हम उस लिखे हुए को साथी समझ ही नहीं पा रहे हैं,
तो हम उसको पढ़ेंगे कहां से? जब लिखे हुए को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं तो पढ़ेंगे कहां से? तो यहाँ पर जो डिस्लेक्सिया होता है, पठन वैफल्य होता है, लिखित विषय वस्तु के बारे में बोलता है। बाकी ऑप्शन को देख लीजिएगा। भावात्मक नियमन में, भावात्मक अर्थात एक दूसरे की भावनाओं का विनियमन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर भावना से पठन वैफल्य का पठन वैफल्य, पठन माने पढ़ना, वैफल्य माने या वैफल्य माने अक्षमता हो गया। जहां पर पढ़ने में क्षमता और पढ़ने में क्षमता जब ही साथियों हो सकती है जब आप लिखने वाली चीज की विषय वस्तु को, लिखी हुई विषय वस्तु को समझ नहीं पाएंगे, तो वहां पर साथियों क्या हो जाएगी? लिखित विषय वस्तु को समझने वाली जो बोध स्तर में उसमें कमी आती है, तो वही क्या कहलाता है साथियों? पठन वैफल्य का। शारीरिक समन्वय आपका नहीं होगा। और सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया हालांकि आपको पॉजिटिव वर्ड होता है साथियों, लेकिन यहाँ पर पठन वैफल्य पूछा तो लिखित विषय वस्तु के बोध में हो जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब होता है अधिगम प्रभावी तभी होगा जब सामाजिक अंतःक्रिया। ऐसा कहने वाला कौन था? ली वाइगोत्स्की साहब थे। हमने आपको बताया हुआ था कि ली वाइगोत्स्की ने बताया था बच्चा समाज के परिवेश में रहकर अधिगम करता है, अर्थात जैसे जैसे वह समाज के साथ रिलेट होता जाएगा, कोरिलेट होता चला जाएगा, बच्चे का ज्ञान जो होगा उतना ही ज्यादा प्रभावी होता रहेगा। हमने आपको बताया जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और वहां पर कोई तीसरा बच्चा खड़ा है तो वह उनकी बातों को सुन रहा है, उनकी बातों को सुन रहा है और सुनने के बाद उनके स्तर को समझ रहा है और धीरे धीरे जैसे वह व्यक्ति बातें करते रहते हैं उसी के अनुरूप उस व्यक्ति के ज्ञान का स्तर प्रभावी होता रहता है साथियों। तो याद रखिएगा जो ज्ञान का स्तर होता है सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावी होता है, लेकिन यहाँ पर पठन वैफल्य पूछा गया था, अर्थात पढ़ने संबंधी क्षमता के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पर डिस्लेक्सिया अर्थात अधिगम क्षमता होती है, जो पठन क्षमता कहलाती है। लिखित शब्द के विषय वस्तु को समझने में, बोध स्तर करने में दिक्कत होती है, तो लिखित विषय वस्तु के बोध में इसका डी फॉर डायनामो इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से शीशे की तरह बिल्कुल समझ गए होंगे। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल पूरी शिद्दत के साथ समझते रहेगा। बहुत ही अच्छी क्लास है क्योंकि हमने यहाँ पर फैक्चुअल प्रश्नों को भी लिया हुआ है, पेडागोजी से संबंधित प्रश्नों को लिया हुआ है, सारी चीजें हम आपको A to Z समझाने का पूरा प्रयास करें। तो आप सभी लोग इस क्लास को बहुत ही जबरदस्त तरीके से देखिएगा, बिल्कुल एक सेकंड की भी क्लास को स्किप मत करिएगा। तो थोड़ी सी भी क्लास स्किप हो गई साथियों तो हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें व्याख्या से जो आनी होती है वह चीजें आपको क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो आप लोग इस पूरी क्लास को बिना स्किप किए हुए देखते रहिएगा। पूरा प्रयास किया जाता है आप सभी की क्लास के लिए, ठीक है, बहुत ही मेहनत की जाती है, बहुत ही मेहनत करने के बाद इस क्लास को तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है मेघालय का संधि विच्छेद क्या है? मेघालय का संधि विच्छेद क्या है? यह हमसे पूछा गया है। मेघालय का संधि विच्छेद क्या है? हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हालांकि हम ऐसे भी बता सकते थे, लेकिन आप ऑप्शन के आधार पर देखिएगा ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। मेघाधन आलय हो सकता है, मेघाधन आलय हो सकता है। अगला ऑप्शन दिया है मेघाधन आलय हो सकता है। अगला ऑप्शन दिया है मेघधन आलय हो सकता है। और लास्ट वन ऑप्शन दिया है साथियों, लास्ट वन ऑप्शन दिया है मेघधन आलय, मेघाधन आलय, मेघधन आलय। और लास्ट ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन दिए गए हैं साथियों। इन सभी चीजों को देखिएगा और बताइएगा, समझिएगा कि इसमें कौन सी संधि होने वाली है। सबसे पहले तो हम लोग संधि के बारे में बात करें। हमने आपको संधि के बारे में साथियों समझाया, संधि होती है वर्णों की। संधि साथियों किसकी होती है? वर्णों की होती है। और संधि किस विधि पर आधारित होती है साथियों? संधि की जो विधि होती है याद रखिएगा साथियों, वर्ण विधि होती है। संधि किस विधि पर आधारित होती है? संधि वर्ण विधि पर। देखो क्लास को बिल्कुल बिना किए हुए देखिएगा, क्योंकि हम आपको एक एक चीज क्लियर करने वाले हैं, सारी चीजों को समझाने वाले हैं, क्योंकि हम आपसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने देंगे, कुछ भी छूटने नहीं देंगे। मेघालय का संधि विच्छेद में बात करें तो संधि किसकी होती है? वर्णों की होती है। किस विधि पर आधारित होती है? वर्ण विधि पर आधारित होती है। इसका मतलब क्या होता है? हमने आपको एक परिभाषा बताई थी, परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता अर्थात संहिता अर्थात जोड़ होता है। संधि होती है किसकी? जब परः सन्निकर्षः, जब परस्पर दो सन्निकट वर्ण आते हैं, और जब दो परस्पर वर्ण सन्निकट आते हैं तो उनके जोड़ से ही किसका निर्माण होता है? संधि का निर्माण होता है। संधि में अगर हम लोग बात करें कौन सा उपसर्ग है? 22 उपसर्गों में से एक उपसर्ग है सम। हमने आपको अभी 22 उपसर्ग बताए हुए थे, कौन कौन से होते हैं? अभि, अति, अति, अप, अब, अन, आ, परा, परा, परि, प्रति, दुस, निस, दुर, निर्नि, अन, उत, उप, वि, सु, सम। इस प्रकार से 22 उपसर्ग हैं। इसमें सम उपसर्ग आया हुआ है और धा धातु है। कौन सी धातु है? धा धातु है। और कौन सा प्रत्यय साथियों रहने वाला है? तो की प्रत्यय रहने वाला है। तो संधि, और संधि के बारे में बात करें साथियों, हमने आपको बताया हुआ था संधि जो हिंदी भाषा में 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी संधि होती है? हिंदी भाषा 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंतर्गत 5 पार्ट होते हैं, दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि मेघालय में सबसे पहले संधि कौन सी है। तो याद रखिएगा साथी, हमने बताया हुआ था मेघालय में दीर्घ संधि होती। कैसे बताया हुआ था? क्या पहचान थी इसकी? तो हमने बताया हुआ साथियों, जब भी छोटा या बड़ा के साथ छोटा या बड़ा या छोटा मिल जाए तो ऐसी दशा में साथियों क्या हो जाता है? दीर्घ वर्ण हो जाता है, बड़ा हो जाता है।
हमने बताया था छोटी या बड़ी के साथ जब भी कभी बड़ी ई या छोटी ई मिल जाए तो साथियों फाइनली क्या हो जाती है, बड़ी ई हो जाती है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ जब भी कभी बड़ा ऊ या छोटा ऊ मिल जाए तो साथियों वो बड़ा ऊ हो जाता है। और जब भी हमने बताया था छोटी दीर्घ या बड़ी दीर्घ के साथ कभी भी आए तो हमेशा क्या हो जाती है, बड़ी दीर्घ हो जाती है। अर्थात हमेशा दीर्घ वर्ण मिलते हैं। अर्थात हमेशा कौन से वर्ण मिलेंगे, अर्थात हमेशा दीर्घ वर्ण मिलेंगे। और जब दीर्घ वर्ण मिलता है तो साथियों दीर्घ संधि हो जाती है। यहाँ पर देखिए घाले में देखिए बड़ा का डंडा मिल रहा है, बड़ा की मात्रा मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ तो क्लियर हो गया साथियों, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि रहने वाली संधि विच्छेद क्या होगा साथियों, तो हमें पता है क्या होगा, मेघ धन आलय हो जाएगा, क्योंकि आ प्लस आ। अभी हमने साथियों क्या बताया कि छोटा और बड़ा मिलकर साथियों क्या बना लेते हैं, बड़ा आ मिलकर साथियों क्या बना लेते हैं, बड़ा आ बना लेते हैं। तो मेघ धन आलय बराबर क्या हो जाएगा साथियों, मेघालय हो जाएगा। सी फॉर चाइना इज द राइट आंसर। अर्थात इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। तो इस चीज को बहुत ही शिद्दत के साथ बड़े अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। अगला क्वेश्चन है साथियों सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सभी लोग पूरी शिद्दत के साथ इस क्लास को जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिएगा एक बार, ठीक है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों हमने बताया था ऐसी स्थिति को ढूंढने से पहले क्या करना है से बेटर है क्या नहीं करना है, अगर आपने सीख लिया। हमने अभी आपको शुरुआती क्लास में बताया हुआ था जीवन में हमें क्या करना है यह तय करने से पहले ये सोच लो क्या नहीं करना है। नहीं वाला अगर छोड़ दिया आपने साथियों, करना वाला अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो कौन सा पर्यायवाची है से बेटर है, आप देख लो कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन दिए गए हैं रवि, दिनकर, प्रभाकर, रवि, दिनकर, प्रभाकर और शशि। तो सबसे बढ़िया है पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो सॉरी सूर्य का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया। हाँ तो नहीं है वाला देख लीजिए, नहीं है वाला देख लीजिए आपको मिल जाएगा। तो अगर हम शशि की बात करें साथियों, शशि की बात करें तो शशि किसका पर्यायवाची है साथियों, शशि चंद्रमा का पर्यायवाची। शशि किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का पर्यायवाची। आपने देखा होगा शशि ललाट सुंदर श्रीगंगा और नयन तीन उपवीत भुजंगा। आपने सूर्य से शंकर जी के शिव मंत्र में देखा शशि ललाट, अर्थात उनके मस्तक पर शशि चंद्रमा विराजमान है। क्या विराजमान है साथियों, चंद्रमा विराजमान है। अर्थात शशि जो है, शशि किसका पर्यायवाची, चंद्रमा का है। चंद्रमा के क्या क्या हो सकते हैं, तो छपाकर हो सकता है, क्या हो सकता है साथियों, छपाकर हो सकता है। छपाकर भी किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का पर्यायवाची। तो यह चीजें याद रखना है। अब प्रभाकर, दिनकर, रवि, दिनकर, प्रभाकर, आदित्य, क्या नाम हो जाएगा साथियों, आदित्य हो जाएगा, रवि हो जाएगा, दिनकर हो जाएगा, प्रभाकर हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। तो ये सभी के सभी साथियों पर्यायवाची किसके हैं, सूर्य के पर्यायवाची। इसलिए हमारे इस प्रश्न का नहीं है पूछा गया है, तो हमारे इस प्रश्न का आंसर साथियों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये रही आज के प्रश्नों की श्रृंखला साथियों। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको यह श्रृंखला जो है समझ में आई होगी। किसी को इस श्रृंखला में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो साथियों उसमें आपको कोई प्रकार से विचलित नहीं होना है कि अगर देखो समस्याएं व्यक्ति के जीवन का एक अंग होती है, समस्याएं व्यक्ति के जीवन का एक अंग होती हैं, तो इसलिए उन समस्याओं को जीवन में उनको बहुत ज्यादा स्थान नहीं देना है। ये नहीं कि समस्याएं लेकर बैठ गए है हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, अब हमसे कुछ नहीं होने वाला है, सरकार भर्ती नहीं दे रही, हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। साथियों बिल्कुल नहीं, हमारा एक ही लक्ष्य है कि क्या करना है, हमें पढ़ना है। जब सरकार भर्ती देगी तो हमें लेना है। तो समस्याओं को बहुत वजूद नहीं देना है। समस्याएं आई हैं, हमने आपको बताया हुआ था गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समस्याओं का आना भी बहुत जरूरी है। अगर जिस व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या नहीं है, वह उस व्यक्ति के जो जीवन का आधार है वह क्या होने वाला है, बेकार है। अर्थात जीवन में समस्या का आना भी बहुत जरूरी है। याद रखिएगा साथियों जीवन में हमेशा एक बात जरूर याद रखना, जीवन में हमेशा एक बात याद रखना, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, क्योंकि समस्याओं का आना भी एक इशारा है। समस्याओं का आना भी एक इशारा है। हमें जब भी समस्या आएंगी तो हमें सोच लेना चाहिए कि अब हमें कुछ बदलना है, अब हमें कुछ करना है, और करना है नहीं है तो बिल्कुल फाइनली एक डिसीजन होना चाहिए, पर कुछ करके ही गुजरना है। अर्थात समस्याएं जीवन का एक वो अंग होती हैं, असफलताएं जीवन का वो अंग होती हैं जो सफलता के रास्ते तक लेकर जाती हैं। तो हमें समस्या और असफलता को क्या करना है, एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करना है। जिस दिन आपने साथियों समस्या और असफलता को एक मोहरा बना लिया जीत का, तो साथियों वो दिन दूर नहीं जब आप सफल हो जाएंगे। तो साथियों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियो को लगातार जोरदार जबरदस्त तरीके से, धमाकेदार तरीके से शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की बहुत सारी वीडियो लाते रहेंगे और आप सभी लोगों के लिए कुछ नया और कुछ बेहतर करते रहेंगे। तो सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं क्लास के अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।